हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग क्लास 12 में हैं, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूं क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो बुक है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है और एक सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला हैं तो हमारी आल बुक बनती है। क्या बनती है? आल बुक। तो इस पूरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमारा है बुक का, इन दोनों किताबों के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, यानी कि अगर इनको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमेरिकल, जो भी हमारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होने वाले हैं, आंकिक प्रश्न होने वाले हैं, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना कहीं आपको सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर या पिछले सालों में आए हुए लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2024 की, बोर्ड एग्जाम 2024, तो बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आपको पता है आपका फिजिक्स का जो पेपर आता है वो 70 नंबर का आता है, पता है आपको। इसमें प्लस 30 नंबर होते हैं जो प्रैक्टिकल के होते हैं। अगर इन सभी को जोड़ के अगर हम बात करें तो 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो जाते हैं और ये हमारे थ्योरी के होते हैं, जो हमारे पेपर मिलता है, ठीक है। हम इन 30 में हमें कॉलेज भी कुछ नंबर देता है, फाइल वगैरह बनाते हैं, चार्ट्स वगैरह अपने जो बनाते हैं, और एग्जामिनर के द्वारा भी कुछ नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो 30 नंबर और यहाँ 70 नंबर आपके हाथ में होते हैं। आप कैसा करोगे? इन 70 में 10 से 15 या 20 नंबर आपके जो होते हैं वो न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न के आते हैं, ठीक है। तो आपको आंकिक प्रश्न पर कमांड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर आपने दो चीजें अच्छे से बोर्ड एग्जाम के अंदर फिजिक्स में तैयार कर ली, एक आंकिक प्रश्न और दूसरा न्यूमेरिकल, और तो आपका आधा पेपर लगभग हो जाता है। न्यूमेरिकल हो गए और आंकिक प्रश्न और डेरिवेशन, ठीक है। देखिए डेरिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेशन भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 आ जाते हैं, और ज्यादातर डेरिवेशन जो होते हैं वो हमारे हमेशा लगभग लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लगभग 5 नंबर में ही आते हैं। तो पहला आपको न्यूमेरिकल तैयार रखना है, दूसरा आपको डेरिवेशन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बीएड के पेपर में लगभग 30 या 35 नंबर का आ जाता है इनसे लगभग, ठीक है। तो आज जैसे कि अगर हम बात करें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल के बारे में, फिर हम बात करेंगे डेरिवेशन के बारे में भी कभी ना कभी, ठीक है। तो बच्चों हमारा पास पहला न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कोई वस्तु है, उसको इतने कूलाम आवेश से अगर हमें धनावेशित करना है, इसको चार्ज करना है, तो वो कह रहा है कि जो वस्तु है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों हम सबसे पहले नोट करेंगे हमें गिवन यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ मान दिए गए, वो क्या दिए गए। तो बच्चों देखिए किसी वस्तु को इतने कूलाम आवेश से क्या किया जाता है, धनावेशित किया जाता है। यानी कि इसका मतलब है Q इक्वल टू कितना दिया गया है, 4.8 गुणे 10 की घात -19। एक Q का मान दिया गया है, इतने कूलाम आवेश से धनावेशित किया जाता है, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक मान दिया गया, पूछा गया सर हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपने सूत्र पढ़े हैं, ये सारे सूत्र आपको याद हैं, तो आप आसानी से इन सभी मानों को निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q इक्वल टू होता है Ne। क्या होता है? Q इक्वल टू Ne। यानी यहां पर आप कहोगे सर E क्या है, E का मान हम कहां से लाएंगे। तो बच्चों E जो होती है, एक E का मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। E का मान होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। पूछा क्या गया En। इसी सूत्र को अगर हम सही करके लिखें तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q अपॉन E हो जाएगा, यही तो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसमें मान रखे थे, तो N इक्वल टू Q का मान हमें ऊपर दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -19, ठीक है सर। अब हमें E का मान पता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर -19 है, ऊपर भी -19 है। अगर हम इन दो इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और प्लस माइनस हो जाएंगे हमारे कैंसिल, याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 48/16।
16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, यानी कि n इक्वल टू कितना आया बच्चों 3। इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए। जिस वस्तु को हमें धनावेशित करना है, आवेश इतना अगर हम लगा रहे हैं तो उस वस्तु से हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो वस्तु हमारी आसानी से धनावेशित हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था, तो आपने n इक्वल टू निकाल लिया, कितना आया बच्चों? 3 आया है। यही आपका आंसर है, इसी को आप लिख देंगे। समझ में आया? अच्छे से समझते हुए चलिएगा हर एक न्यूमेरिकल को। अगर आपने एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिया तो उस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप सारे कर लोगे। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एक बिंदु वस्तु में कोई एक बिंदु है, उसमें एक बिंदु आवेश में 1 मीटर दूरी पर, एक बिंदु आवेश है उससे क्या 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो वैद्युत आवेश की घटक, एक बिंदु आवेश, कोई एक बिंदु आवेश रखा है, उससे 1 मीटर की दूरी पर, उससे जो बिंदु आवेश रखा है वो उससे क्या हो 1 मीटर की दूर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है जो उसकी तीव्रता हमें दी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 150 वोल्ट दी गई है, 450 वोल्ट। ठीक है, और कह रहा है उत्पन्न आवेश की हमें गणना करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस गिवन में हमें इसमें जो जो मान दिए गए हैं इनको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें मान रखने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर यानी R इक्वल टू दिया गया 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते E से, कितना दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। हो गया। हमसे क्या पूछा गया? उत्पन्न वैद्युत आवेश की गणना करना है। आवेश को हमें सदैव हम किससे लिखते हैं? Q से। अब हमें आवेश निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे निकालने के लिए E और जिसमें सारे मान आए आपने पढ़ा होगा। बिंदु आवेश का हमने सूत्र आपको सिद्ध कराया था, डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा है, इसी सूत्र में मान रखेंगे। अब आप हो सकता है आपके मन में डाउट हो, अगर आपने इससे पहले लेक्चर हमारे देखे तो आप डाउट नहीं होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आप कह रहे हो कि इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बच्चों है इसका मान होता है, कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹। ये जो मान है बच्चों कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमें इसका मान, अब हमें दिया क्या गया E, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। तो बच्चों E इक्वल टू हमारे पास सूत्र है, E का मान दिया गया कितना है 450 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हमसे पूछा गया है, अपोन में R हमें दिया गया R स्क्वायर। अगर हम 1 × 1 करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, सॉरी 1 आता है, तो हम अगर यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है सर, अगर बात करें बच्चों हमें निकालना क्या है Q है। अब इसके बटे में कुछ नहीं, इधर देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। अगर हम बात करें A जो है इसके बटे में अगर हम 1 मान लें, क्या करें 1 मान लें इसके बटे में, तो क्या होगा अगर हम Q इक्वल टू निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू, तो ये जो Q इक्वल टू 450 तो ऊपर चला जाएगा अपोन में। अब इसका 1 है, इसका ये में इसमें गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 1 है और 1 में किसी के गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, तब इसको हम सॉल्व नहीं करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। ठीक है, अब देखिए जब हम Q निकालेंगे A इसके साथ मल्टीप्लाई में है, किसमें? गुणे में है, क्योंकि 1 अगर हम Q को 1 से Q को भाग करेंगे तो Q ही आ जाएगा। अगर हम A इसके साथ गुणे में है और इसको हम निकालेंगे तो Q जो है उसके जो आपका 9 × 10⁹ है इसका नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 9 × 10⁹। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो 9 × 10⁹ आया हमारा है, इसकी 10⁹ को हम करेंगे ऊपर 450 × 10⁹ अपॉन 9। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर माइनस में 9 था, यहाँ पर प्लस में 9 था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटेंगे 9 × 5 = 45, कितना होता है 9 × 45, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर बचा 50 × 10⁻⁻9 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस शून्य को हटाना चाहें, इस जीरो को हटाना चाहें तो आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁸ कूलम। ए भी आंसर हमारा सही है, ए भी आंसर सही है। इसमें हमारा जीरो था उसको हमने हटा दिया, एक घात प्लस में हमने जोड़ दी और हमारे प्लस में से माइनस में घाटे हो गए, कम हो गए। ठीक है, समझ में है? क्यों? देखिए जीरो जो होता है, अगर किसी भी संख्या के जीरो लगा उसमें दशमलव नहीं है तो जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव घात, पॉजिटिव घात में काउंट करते हैं। अब जो बताए आपसे आपके ऊपर किसी के 9 रुपए उधार थे, अब आपने क्या किया 1 रुपए उसको दे दिया तो 8 रुपए बचे,
एनीथिंग सोच सकते हो आप लोग। तो हमारी 10 की घात माइनस के 8 बच गए, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये हमारा आवेश आ गया, 5 × 10 की घात माइनस 8 कूलाम आवेश की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जो वहां पर आवेश होगा वो उसका आवेश का मान आएगा Q आया कितना, 5 × 10 की घात माइनस के 8 कूलाम। समझ में आया न्यूमेरिकल। अगला देखिए, तो ये बच्चों अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, उसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी को वैद्युत द्विध्रुव को, या लंबाई 4 मीटर है को, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के कोण पर रखने से, 30 अंश के कोण पर अगर हम रख रहे हैं तो 9 × 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करना है, यानी कि द्विध्रुव देखिए बल आघूर्ण जो होता है, सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन, फिर देख लीजिए। बल आघूर्ण होता है उसको हम लिखते हैं टाउ से। अब इसमें बल आघूर्ण का मान इतने न्यूटन का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि बल आघूर्ण का मान तो यहाँ पर दे रहा है, टाउ इक्वल टू दे रहा है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव जो द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि अगर हम बात करें पी या रो आप पढ़े, इसको इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। और हमें क्या दे रहा है, द्विध्रुव की लंबाई को यहाँ पर बच्चों आपको पता होना चाहिए एल लिखते हैं। एल होता है कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। समान वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, चीज आपने पढ़ा होगा कई बार, E इक्वल टू कितना है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको बच्चों P पढ़ेंगे, ठीक है, ये ज्यादातर। अब आप टाउ मत पढ़ लेना, मैंने बता दिया, ठीक है। टाउ ऐसा नहीं होता, टाउ कुछ इस प्रकार, वो रो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो रो नहीं, यहाँ पर P है, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको रखना याद है, क्योंकि वहां पर ये नहीं पूछेगा रो बनाया आपने टाउ बनाया, ठीक है। वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बस देखेगा कि हाँ सही लगा है तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, P में निकालनी, तो मैं सूत्र को और भी सिद्ध करके लिख सकता हूँ। P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अब जैसा कि हमें पता ही है जो हमारे इसके इक्वल टू में है ये तो ऊपर चला जाएगा, अब बचेगा E इंटू में साइन थीटा, ये वाला हमारा हो गया। अब हमें पता ही है थीटा का मान यहां पर हमें कितना दे रहा है, देखिएगा 30 अंश के कोण पर, थीटा का मान 30 अंश है, ठीक है सर। इस द देखिए हमें निकालना है P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ का मान हमें पता ही कितना दिया गया है, टाउ 9 × 10 की घात 9, यानी कि 9 × 10 की घात माइनस के 2, ये टाउ का मान दिया गया। अब E का मान हमें पता ही है कितना दिया गया है, 10 की घात 4 इंटू साइन थीटा का मान है 30 अंश, ये चीज आपको पता ही है, इतनी पता है नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10 की घात माइनस के 2 अपॉन 10 की घात 4, और आपको पता होना चाहिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 मान होता है, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम रखेंगे 1/2 चला जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 × 10 की घात माइनस के 2 अपॉन 10 की घात 4, ये 10 की घात 4 को हम ले जाएंगे ऊपर, तो 18 × 10 की घात माइनस के 2 × 10 की घात माइनस के 4, क्योंकि प्लस में है ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और गुणा में घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो P इक्वल टू हो जाएगा 18 × 10 की घात 4 और 2 - 6, ये हमारा इसका मान आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया न्यूमेरिकल। अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला बच्चों हमारा चौथा न्यूमेरिकल, इसको भी ध्यान से समझिएगा। 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर का आघूर्ण, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है, 1 कूलाम मीटर का। अब देखिए कूलाम CM भी मिल सकता था आपको, C कूलाम मीटर, ऐसा C ऐसे लिखा मिल सकता था, ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है। 1 का मतलब है नंबर है, ठीक है, 1 है। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसका मात्रक दिया गया, ठीक है, आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना करना, इस पर कितना बलयुग्म कार्य कर रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों अगर हमें इस पर बलयुग्म की बात करें तो बलयुग्म को हम दर्शाते हैं टाउ से, किससे, टाउ से। आप देखिए इसमें भी हम नोट करते हैं गिवन,
हमें सूत्र में क्या क्या मान जो है वो दे दिए गए हैं। तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है, 1 मीटर का वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान 2 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, ठीक है, कि कूलाम से 30 अंश के कोण पर, यानी कि थीटा इक्वल टू दिया गया है 30 अंश, ठीक है सर। 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव रखा है 1 मीटर, तो 1 कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। इसको जैसा कि हमने पहले P से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल टू यहाँ पर हमें दे रहा है कितना 1, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है टाउ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बलयुग्म, ठीक है। अब हम बात करें इस पर बलयुग्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र हम वही लगाएंगे जो हमें पता है, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब इसी सूत्र में हम इस मान को रख देंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखिए टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का मान दिया गया 1 इंटू E का मान दिया गया 2 इंटू साइन 30 अंश, और चूंकि हमें पता है साइन 30 अंश का जो मान होता है वो बच्चों 1/2 होता है, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 अंश, ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि टाउ का मान आ गया 1। टाउ का मान कितना आ गया, इस पर कितना बल जो यानी कि बलयुग्म की गणना करना था, इस पर कितना बलयुग्म कार्य कर रहा है, इतने। अब इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर। अगर आपको मात्रक पता है तो आपको मात्रक जरूर लिखना चाहिए। समझ में आया न्यूमेरिकल। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आपने पढ़ा होगा संधारित्र वाला चैप्टर, उससे है। इसमें हमें संधारित्र की धारिता निकालनी होती है। इसमें कह रहा है बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें बिंदु A और बिंदु B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। धारिता मतलब है A, यहाँ पर अगर बिंदु A है तो हमें एक तार बना देना है बिंदु B और इसमें बताना है A वाला प्रतिरोध कितना आएगा। हमें सारे को जोड़कर एक नियमबद्ध तरीके से और हमें एक तार बना देना, उसके बारे में बताना है, ठीक है। अब बच्चों इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉमिनेट कर लेंगे। इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे C2, इसको मान लेंगे C3, इसको C4 और इसको मानेंगे C5, यानी कि इनके हमने नॉमिनेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको तीनों दिख रहे हैं किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, माना C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। इसको हम C डैश मान लेंगे। C डैश इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम का ऐसा सूत्र होता है। यहाँ पर प्रतिरोध वाला जो आप सूत्र पढ़ते थे उसका थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। C डैश इक्वल टू C1 का मान, इसमें तीनों मान कितने हैं 1 1 के, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 म्यू एफ, 3 माइक्रो फैरेड। C डैश का मान कितना आ गया बच्चों, 3 म्यू एफ आ गया, 3 माइक्रो फैरेड आ गया। कितना आ गया, 3 माइक्रो फैरेड। समझ में आया। अब देखिए इससे आगे का, अब हमें 3 माइक्रो फैरेड यहां से आ गया हमारा। अब अगर हम बात करें तो इस पूरे को जब हमने हल किया है तो इसमें सिर्फ एक तार बचा है, वो बचा है 3 माइक्रो फैरेड का। अब हमारे पास तार कुछ इस प्रकार से आ गया, यहाँ पर बिंदु A है, A वाला संधारित्र A लगा है, इसके बाद में हमने हल किया है और यहाँ पर आया, फिर हमारा संधारित्र यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बिंदु B है। A वाला A है 3 म्यू एफ का, A वाला है 3 म्यू एफ का। अब इसको पूरे को हल किया है तो ए भी आया है 3 म्यू एफ का। अब 3 तार में बचे हैं। अब हमें करना क्या है, अब इन तीनों को आपको पता है कैसे क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम करेंगे, ए तो हमारा है C1, ए हमारा है C डैश, ए है C5, ठीक है। माना, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम कि C1 बा C डैश तथा C5 श्रेणी क्रम में, किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही सूत्र होता है। तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 का मान 3 प्लस 1/C1 का मान 3 प्लस 1/C1 का मान 3 है, ठीक है। अब अगर हम इनमें एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे तो आएगा 3 और ऊपर वाले भी जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी में समान है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3/3 यानी कि 3 से 3 एकम 3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा C का मान जो आएगा 1 माइक्रो फैरेड,
1 म्यू एफ, यानी कि जो हमारा ये तार था बच्चों, अगर जिस तार की हम बात कर रहे थे ए वाला, इसमें 3 संधारित्र लगे थे, यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। जब इसमें 1 आया है तो वो सिर्फ 1 माइक्रोफैरड का होगा, यही हमसे पूछा गया था। यानी कि तुल्य धारिता जो आई है वो हमारी 1 माइक्रोफैरड आई है। अच्छे से समझ लीजिए इस न्यूमेरिकल को। तो आइए प्रैक्टिस के लिए अगला न्यूमेरिकल भी हम इसी प्रकार से लगा लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। इसमें बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इसको मानेंगे हम C1, आप अपने हिसाब से मान सकते हो C2, C3, C4, C5। अब ऐसा नहीं हमने C1 C2 इधर से माना, आप इधर से काउंट कर सकते हो, कहीं से भी, बस आपको याद रखना चाहिए, नॉमिनेट कर देना है, ठीक है, ताकि आपको और एग्जामिनर दोनों को आसानी हो जाए पढ़ने में, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना C1 और C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये वाले दोनों भी समांतर क्रम में। माना C1 व C2 किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम का आपको सूत्र पता होना चाहिए, कैसा होता है, 1/c डैश इसको मान लेंगे, तो होता है C1 प्लस C2, इनको जोड़ देते हैं तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के हैं, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 2 आ जाएगा, तो C डैश इक्वल टू आ गया 2 म्यू एफ, यानी कि 2 माइक्रोफैरड। अगर हम बात करें दोनों को जब हमने हल किया तो एक तार आया है, वो आया है 2 माइक्रोफैरड का, समझ में आया। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। हमने क्या किया, माना C4 तथा C5 समांतर क्रम में जुड़े हैं या जोड़े गए हैं, ठीक है। C डबल डैश इसको मान लेंगे, C1 होता है प्लस C2 होता है, ऐसे C1 C2 का मतलब है जो भी हमारे हैं उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें भी कितना आएगा, 1 के हैं दोनों, तो दोनों को जोड़ देंगे तो C डबल डैश इक्वल टू आ गया 2 म्यू एफ, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पर इसको भी हमने हल किया, 2 माइक्रोफैरड आ गया म्यू एफ। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर बिंदु ए है, इधर एक संधारित्र ए वाला आ गया, प्लस एक बीच में लगा, एक इधर ए वाला आ गया। यहाँ पर बिंदु ए हमारा कितना आया, 2 म्यू एफ का आया है, ए हमारा कितना लगा है, 1 म्यू एफ का लगा है, ए वाला भी हमारा 2 म्यू एफ का आया। ऐसा हमारे कुछ तार आ गया है। अब हमें करना क्या है, एक सिंगल तार बना देना इसको, ठीक है। क्या करेंगे, माना ये हमारा C1 है, सॉरी ए है C डैश, ए C3 है और ये C डबल डैश है। माना C डैश तथा C डैश व C3 तथा C डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको पता है, 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 का मान है, यानी कि पहला हमारा 2 म्यू एफ का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी कितना है, 1/1 का है, प्लस दूसरा है 1/2। अगर इनमें हम एलसीएम यानी कि लासा निकालते हैं तो बच्चों आता है 2, कितना आता है, 2। अगर हम बात करें 2 एकन 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 दूनी 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकन 2 यानी कि 1, यानी कि 4/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी कि अगर हम बात करें, इधर देखिए बच्चों, थोड़ा इधर देख लीजिए, यहाँ पर साइड में, इधर से इधर, ठीक है। यानी कि 1/c इक्वल टू आ गया 2/1। अब ऐसे इसकी तिरछा गुणा हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 2c आ जाएगा, 2c इक्वल टू 1, यानी कि c इक्वल टू 1/2, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, यानी कि c इक्वल टू इतना आ गया। कितना आ गया, इतना, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि c इक्वल टू आ गया 0.5 म्यू एफ। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। तो बच्चों अगर हमसे जो तुल्य धारिता पूछी जा रही थी, यानी कि बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु एक हमारा संधारित्र बचा है और यहाँ पर बिंदु बी है, तो ए बचा है 0.5 म्यू एफ का।